मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 10वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल। जिस बच्चों भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो बच्चों, स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप कक्षा 10वीं की टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आज का पाठ है 6वां पाठ, जनसंख्या भाग 1 यानी पॉपुलेशन पार्ट 1 आज हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, कक्षा 10वीं में जैसा कि आप जानते हैं कि हमें पूरे वर्ष जो पढ़ना है भूगोल में बच्चों, हमें भारत और ब्राजील दोनों ही विकासशील देश हैं और हमें अध्ययन कर रहे हैं भारत और ब्राजील का। बच्चों, हम आपको एक बार फिर से याद दिलाएं, जब हम बात करते हैं भारत की, यस, तो भारत की लोकेशन और ब्राजील की लोकेशन आप अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखिए, राइट। इसलिए हम जब बार बार चर्चा करते हैं तो भारत की चर्चा करते हैं। यस, तो भारत आप देखिए, अगर हम दक्षिणी एशिया की बात करें तो यस, दक्षिणी एशिया के महत्वपूर्ण देशों में भारत, यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारत को, यस। और बच्चों, दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आप देख पा रहे हैं ब्राजील को, राइट। और बच्चों, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है, फिर हम आपको याद दिलाएं कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। और बच्चों, मकर रेखा की बात करें जो कि 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ब्राजील के दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरती है। और बच्चों, अगर बीच की बात करें अर्थात 0 डिग्री की बात करें, अर्थात इक्वेटर की बात करें, तो 0 अंश अक्षांश रेखा अर्थात जो इक्वेटर है वो ब्राजील के उत्तरी हिस्से से होकर गुजरती है, राइट बच्चों, यहाँ से गुजरती है और भारत से थोड़ा सा दूरी पर दक्षिणी यहाँ से गुजरती है, जिसकी चर्चा हमने पहले की हुई है, राइट। तो ये बच्चों हमेशा अपने दिमाग में रखिए, राइट। चलिए, हम भारत और ब्राजील की जब बात करते हैं तो बच्चों, यस, अब तक आपने भारत राजनीतिक और ब्राजील राजनीतिक इसका परिचय पहले हो चुका है, राइट बच्चों। ध्यान रखिए, हम अगर भारत की बात करते हैं तो आप बाईं ओर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भारत के मानचित्र को, और अगर दाहिनी ओर बात करें तो ब्राजील के मानचित्र को, जो पॉलिटिकल मानचित्र है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, राइट बच्चों। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर जब हम विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 0 अंश अक्षांश रेखा की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए अब ब्राजील के उत्तरी हिस्से से ये रेखा जो कि गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश की जो बात करते हैं अर्थात मकर रेखा की बात करते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, जो कि इस हिस्से से गुजरती है ब्राजील के, ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम बच्चों बात करें भारत के लेटेस्ट मैप की बात करें, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में जो भारत का मानचित्र है पॉलिटिकल वो पुराना है, और अभी वर्तमान समय जो चेंजेस हैं, राइट, वो चेंजेस के हिसाब से 2020 के हिसाब से जो मानचित्र है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो चलिए जानकारी के तौर पर ध्यान रखिए। आइए बच्चों, हम थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं भारत की तो यस, उन तमाम प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको मिल सकते हैं। आप भारत की प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र को पढ़ चुके हैं, यस बच्चों, यानी भारत का जो भौतिक स्वरूप है, कहाँ पर पठार हैं, कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पे यस मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहाँ पे नदियां हैं, यस, ये या समुद्र तटीय मैदान की बात करें या बच्चों आइलैंड की बात करें, तो ये एक आड़ा खड़ा अपने दिमाग में आपको जरूर रखना है, राइट। तो चलिए, इसका भी ध्यान आपको रखना है। जो पेंसुलर एरिया, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र, एक बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तमाम जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनकी बात ध्यान रखना है, मैदानी क्षेत्र जो वो ध्यान रखना है, जो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है,
राइट, बड़ा मैदानी क्षेत्र वो आपको ध्यान रखना है। थार के मरुस्थल को आपको ध्यान में रखना है, राइट। इसके अलावा जो समुद्र तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है उनका भी ध्यान रखना है, राइट। चलिए हम बच्चों थोड़ा सा रिवाइज करते हुए बढ़ रहे हैं। तो मुख्य भौगोलिक वितरण, यस, हिमालय को ध्यान रखिए, करीब 2400 किलोमीटर, तलवार की जैसा आप देख सकते हैं भारत के उत्तर में और पूर्व में, यस, जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा उत्तरी मैदानी क्षेत्र। इसके बाद बच्चों यस, तटवर्ती मैदान की बात करें, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र जो स्क्रीन पर बच्चों आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा हम तटीय जो मैदानी क्षेत्र की बात करें, समुद्र। इसके अलावा लेह लक्षद्वीप और ये अंडमान आइलैंड जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बड़े पैमाने पर। चलिए ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। तो बच्चों जनसंख्या क्या, एक महत्वपूर्ण संसाधन यानी रिसोर्सेज के रूप में होती है। बच्चों ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, मानव संसाधन की बात करते हैं, राइट। तो ध्यान रखिए किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में। किसी भी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु जनसंख्या एवं उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होते हैं, राइट। तो ध्यान रखना है देश की, किसी भी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए जनसंख्या एवं उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण ये कारक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जनसंख्या की बात करें यानी हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों स्क्रीन पर हम आपको दिखाएं, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं भारत से, राइट। तो चलिए आप ध्यान से देखिए, पहले हम मानचित्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दें, राइट। स्क्रीन पर सबसे पहले बाईं ओर जो चित्र आप देख पा रहे हैं भारत का मानचित्र देख पा रहे हैं। ये मानचित्र, राइट, इसका टाइटल जो ध्यान से आप देखिए तो जनसंख्या वितरण इसमें दिखाया गया है और 2011, राइट। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में जो जनगणना होती है इस बच्चों अगर हम बात करें डिकेड की शुरुआत से होती है, जो दशक होते हैं, जैसे 2011, यस, 2001, 2011, 2021 में आगे इस तरह से जो जनगणना होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2011 के अनुसार जो डेटा उपलब्ध है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति, यानी जो मानचित्र में बच्चों एक एक डाट दिखाया गया है, एक एक बिंदु दिखाया गया है, ये एक बिंदु बराबर 2 लाख जनसंख्या, राइट, ध्यान रखिए। तो बच्चों ये जो मानचित्र है ध्यान रखिए डाट मेथड द्वारा बनाया गया है। बच्चों कक्षा 9वीं भूगोल में आपने इस मेथड को पढ़ा हुआ है, यस। तो जनसंख्या वितरण दिखाने के लिए यहाँ डाट मेथड का उपयोग किया गया है, जिसे बिंदु पद्धति या डाट मेथड कहते हैं, राइट। तो चलिए ध्यान रखिए जो डेटा है वो ध्यान रखिए, स्केल ध्यान रखिए, एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा बच्चों इससे पता चलता है कि जनसंख्या जैसे जहां पर ज्यादा, अब जो डॉट्स हैं जितने ज्यादा डेंस हैं, जितने ज्यादा घने हैं, यानी पॉपुलेशन उतना ही अधिक है, राइट। तो ये जो इन क्षेत्रों में जो आप देख पा रहे हैं बच्चों जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो बहुत अधिक आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो इन क्षेत्रों में आपको जनसंख्या अधिक दिखाई दे रही है, जनसंख्या का जो संकेंद्रण है ये इन क्षेत्रों में आपको अधिक दिखाई दे रहा है, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा बच्चों अगर ध्यान से आप देखिए तो इन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या बहुत ही कम या नहीं के बराबर दिखाई दे रही है। तो बच्चों ध्यान से देखिए जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा, लद्दाख का ये हिस्सा, इसके बाद बच्चों अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ये इस क्षेत्र में जरा ध्यान से देखिए, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जहां पर जनसंख्या कम आपको दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं जनसंख्या इस क्षेत्र में कम है, राइट। तो जहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि एक बिंदु बराबर 2 लाख, ये तो आप देख पा रहे हैं जनसंख्या वितरण डॉट मेथड्स के। इसके अलावा बच्चों दाहिनी ओर जो मानचित्र दिया हुआ है ये जनसंख्या घनत्व दिया है 2011 के हिसाब से, राइट। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे जो जनसंख्या घनत्व दिया गया है, यानी बच्चों अब आप देखिए कि इसमें जो डार्क, यूं हम कहें कि आप देखिए डार्क ब्राउन कह सकते हैं, यानी बिल्कुल डार्क ब्राउन में जो दिया हुआ है, अब अगर ध्यान से देखिए तो आपको क्या दिखाई देगा, यानी 500 से अधिक, 500 क्या, 500 व्यक्ति, 500 पीपल, यानी 500 व्यक्ति से अधिक जो जनसंख्या है, क्या इसका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, और वो भी प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब क्या बच्चों,
यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 500 व्यक्तियों से अधिक के जो क्षेत्र हैं वो देख सकते हैं डार्क ब्राउन में बिल्कुल दिखाया गया है, या जिसको हल्का सा रेडिश कह सकते हैं लिया हुआ, ये देख पा रहे हैं। जैसे चाहे हम इधर पंजाब की बात करें इस बच्चों, या आप उत्तर प्रदेश को देखिए, आप देख सकते हैं बिहार को देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल को देख सकते हैं, राइट। दक्षिण में आए तो आप केरल को देख सकते हैं, राइट। तो इन क्षेत्रों में आप देख पा रहे हैं जो जनसंख्या का संकेंद्रण है वो आपको 500 व्यक्तियों से भी अधिक दिखाई दे रहा है, यानी डेंसिटी की बात हो रही है। तो जरा ध्यान से इंडेक्स को समझना है। परीक्षा में कभी कभी जब पूछता है बच्चों तो इंडेक्स में यूनिट लिखना जरूरी होता है। जैसे पूछा गया इसमें कि 500 व्यक्तियों से अधिक, यानी 500 व्यक्तियों से अधिक के अगर राज्यों की बात है, 2 राज्यों के नाम लिखिए तो आप ठीक है उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, बिहार लिख सकते हैं, 2। लेकिन बच्चों अगर ये पूछा गया कि जैसे पूछ दिया गया कि उत्तर प्रदेश में जो, या बिहार में या पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का घनत्व जिस मानचित्र देखकर बताइए कितना है, तो अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे, उसमें आप देखेंगे 500 आपको दिखाई दे रहा है। तो उत्तर लिखते समय क्या ध्यान देंगे, उत्तर लिखते समय दिखेंगे 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, राइट। तो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जो यूनिट है लिखना जरूरी है, राइट। तो इस तरह से आप सही उत्तर, पूरा उत्तर लिखेंगे, अन्यथा वहां पर आधा अधूरा उत्तर लिखेंगे तो मार्क्स बच्चों वहां पर कम हो सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं जरा बच्चों, यहां पर जो दिया हुआ है, जैसे दिया है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो बच्चों आप निरीक्षण कर रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं जनसंख्या के घनत्व की बात कर रहे हैं। तो बच्चों आप जनसंख्या के घनत्व को इस ध्यान से देखिए, यस बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। तो मुझे लगता है कि अब आपने देख लिया होगा, राइट बच्चों। ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, यस। तो बच्चों हमने जैसे चर्चा की कि पंजाब का हिस्सा, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब की हिस्से की बात करें, या बच्चों उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, इधर पश्चिम बंगाल को आप देख सकते हैं, राइट। दक्षिण में हमने बात की केरल की बात की। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर कि 500 व्यक्तियों से अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण आपको दिखाई दे रहा है। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करें, राइट बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की ओर बढ़िए, तो जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं। यस, इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश में आप देखिए, यानी जम्मू कश्मीर बच्चों ऊपर की ओर आप देखिए ध्यान से, ये जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, राइट। तो इन जो स्टेट्स हैं, इन राज्यों में आप देख पा रहे हैं जो जनसंख्या का संकेंद्रण है वो कम है। इसके अलावा नागालैंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी तुलनात्मक रूप में जनसंख्या कम आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा बच्चों अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो उपरोक्त मानचित्रों का विचार करके भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित कर नीचे दी गई तालिका में, इस बच्चों यहाँ पर एक इंडेक्स दिया गया है, एक तालिका दी गई है, उसमें आप भरने का प्रयास कीजिए। जैसे 100 से कम की बात करें, यानी 100 से कम का मतलब 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम, राइट। तो ऐसे आप देखेंगे तो 100 व्यक्तियों से कम। तो बच्चों ये मदद आपको कहाँ से मिलेगा? यहां से देखिए लिखा हुआ है, यस, ये जो मानचित्र है 6.1A, यहाँ पर इंडेक्स के माध्यम से आप खोज सकते हैं। तो इनके नाम अगर आप ध्यान से देखिए तो बच्चों आपको मिजोरम, अब ये जो पहचान है कैसे होगी, इस मानचित्र को देखकर, दूसरे 6.1A से देखिए तो आप पहचान पाएंगे। मिजोरम देखिए, यस, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, तो मिजोरम में देख लीजिए। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, यस, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखिए तो आपको 100 से भी कम, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम ही आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बच्चों अगला पूछा है 101 से 250, तो आप देखिए इसमें आप देखिए छत्तीसगढ़, यस, मेघालय देखिए, मणिपुर देखिए, नागालैंड देखिए,
राइट। तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ पर खोज करके लिख सकते हैं और आपको ध्यान रखने से मणिपुर यहाँ पर है, नागालैंड यहाँ पर है, राइट। ऐसे जो कि 101 से 250 के बीच में है। 251 से 500 के बीच में अगर पूछ रहा है बच्चों तो आप देखिए इसमें यहाँ पर देखिए सिंबल देखिए तो महाराष्ट्र आपको दिखाई देगा इसमें, ये जो क्षेत्र है यस महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटका आपको दिखाई दे रहा है यस, कर्नाटका के अलावा तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा यस, इसके अलावा आसाम है, त्रिपुरा है यस। तो ये बच्चों ये क्षेत्र है, ये प्रदेश है जो कि 251 से 500 के बीच में, 500 राइट। और मोर देन 501 की बात करें 501 तो हमने भी चर्चा की यस, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, ये जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो बच्चों इन्हें आपको ध्यान रखना है यस। तो इस तरह से प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। आगे चलिए बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार ध्यान से आप देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ जिसकी हम बात करें, भारत की जनसंख्या 2011 के हिसाब से 121 करोड़ थी, राइट, 121 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ध्यान रखिए जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में जनसंख्या 2011 के अनुसार बच्चों ये चल रहा है 2020, और बच्चों अगर वर्तमान में आज के हिसाब से जनसंख्या की अगर बात करें तो बच्चों आज जो भारत की जनसंख्या लगभग आज बच्चों अगर हम अक्टूबर 2020 की बात करें तो बच्चों 138 करोड़ 35 लाख 67,415, राइट बच्चों। यानी हम बात कर रहे हैं 6 अक्टूबर की 2020 की, यानी बच्चों 138 करोड़ 35 लाख 67,415, यानी वर्तमान समय में जानकारी के लिए आपको बताऊं कि जो कि भारत की जनसंख्या आज के संदर्भ में यानी 121 करोड़ थी 2011 में और बढ़कर आज हो गई है 138 करोड़। जनसंख्या के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में दूसरे क्रमांक पर है, यानी चीन के बाद हम दूसरे स्थान पर हैं जनसंख्या के हिसाब से। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो क्षेत्र है वो 2.41 है, यानी बच्चों भारत में जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का वो कितना है 2.41, और जबकि जनसंख्या कितनी है भारत में 17.5%, यानी विश्व के 2.41% क्षेत्र में रहते हैं कितने 17.5% लोग। और बच्चों इसीलिए भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है जो डेंसिटी है वो अधिक है, राइट, क्योंकि क्षेत्रफल भारत का कम है उस हिसाब से भारत की जनसंख्या अधिक है। 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या के 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है, ये भी ध्यान रखना है। यस बच्चों, हम आगे ब्राजील की भी बात थोड़ी सी यहाँ कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी तुलनात्मक चर्चा यहाँ कर दें। जब हम ब्राजील को देखेंगे वहां भी थोड़ी चर्चा करेंगे। भारत की जनसंख्या, भारत भी विकासशील देश है, भारत की जनसंख्या यस बच्चों जहां पर 138 करोड़ अगर आज की बात करें, वही ब्राजील की जनसंख्या केवल 21 करोड़ है। यस ब्राजील में जहां पर भारत में विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% है, वहीं ब्राजील में केवल 2.7%, 2.74। और बच्चों आगे हम आपको और बताना चाहें भारत के संदर्भ में तो देखिए जहां पर जनगणना 2011 के हिसाब से भारत की जो जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 382 यानी भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते थे 2011 में। 2020 चल रहा है बच्चों, ये बढ़ चुका है। और आज आपकी जानकारी के लिए बताएं, और ये है आज 464 वर्तमान में, अर्थात 2020 की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़ चुका है बच्चों। आज 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में रहते हैं। जबकि ब्राजील को भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। ब्राजील में बच्चों 24.96 यानी लगभग 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। तो ये ध्यान रखना है। आप डेंसिटी समझ सकते हैं, यानी डेंसिटी भारत में कितना ज्यादा है। तो निश्चित रूप से बच्चों जनसंख्या अधिक होने से चलिए कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। यस, तो चलिए हम अध्ययन कर रहे हैं भारत और ब्राजील का तुलनात्मक अध्ययन, पॉपुलेशन देख पा रहे हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। प्राकृतिक संरचना, जलवायु एवं सुविधाओं की उपलब्धता का परिणाम जनसंख्या के वितरण पर होता है। यस बच्चों, यानी भारत में जो जनसंख्या का वितरण है, ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें पॉपुलेशन तो असमान आपको दिखाई देगा।
असमान का मतलब बच्चों भारत के ऐसे क्षेत्रों की बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें या अरुणाचल प्रदेश की बात करें, या जो पेंसुलर एरियाज हैं इनकी हम बात करें जहां पर जनसंख्या सामान्यतः कम है। लेकिन बच्चों ऐसे मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जो गंगेटिक प्लेन है, राइट, इस तरह की बात करें, या केरला जो कि समुद्र तटवर्ती प्रदेश है, ऐसे क्षेत्र में जहां पर जनसंख्या तुलनात्मक रूप में अधिक है। तो ये प्राकृतिक संरचना, जलवायु एवं जो सुविधाओं की उपलब्धता का परिणाम जनसंख्या के वितरण पर होता है। उपजाऊ जमीन, मैदानी प्रदेश, पानी की उपलब्धता के कारण अनेक शताब्दियों से इन भागों में मानवीय अधिवासी यानी सेटलमेंट बसे हुए हैं। ये बच्चों ये ध्यान रखना है। कृषि व उद्योगों के कारण कुछ भागों में जनसंख्या का केंद्रीकरण बड़े पैमाने पर पाया जाता है। यानी बच्चों जहां पर एग्रीकल्चर यानी कृषि हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, उत्पादन की बात करें, और इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। उदाहरण के रूप में उत्तरी मैदानी क्षेत्र की बात करें, या दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, अगर शहरों की बात करें जहां पर सुविधाएं अधिक हैं, इसीलिए जो जनसंख्या का पॉपुलेशन जो सेंट्रलाइजेशन है यानी जनसंख्या का संकेंद्रण है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। ये दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे शहरों में। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। ये बच्चों ध्यान से देखिए, इसके विपरीत पर्वतीय एवं पहाड़ी प्रदेशों में, शुष्क रेगिस्तानी प्रदेशों में, इस घने जंगलों में दुर्गमता के कारण सुविधाओं का अभाव होता है। तो बच्चों जहां पर मनुष्य कहाँ रहना चाहता है, जहां पर उसे अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध हों, ऐसी जगह पर रहना चाहता है। और यही कारण है कि पहाड़ी प्रदेशों में जहां पर बहुत ही दुर्गम रास्ते, रहना मुश्किल होता है, या शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात करें या घने जंगलों की बात करें, वहां पर जहां सुविधाओं का अभाव होता है, जनसंख्या वहां कम होती है। ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण विरल पाया जाता है, यानी बच्चों वहां पर जनसंख्या बहुत कम होती है। राइट, ये ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम ब्राजील की चर्चा कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से आप देखिए, ब्राजील के लिए एक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। किस भाग में जनसंख्या बड़े पैमाने पर केंद्रित आपको दिखाई देती है? तो बच्चों भारत के पढ़ने के बाद ब्राजील को जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए ब्राजील बाईं ओर सबसे पहले 6.2 अ को जरा ध्यान से देखिए। यस बच्चों, आप देख करके समझ पा रहे होंगे, ब्राजील को आप देख पा रहे हैं। अब ब्राजील में जनसंख्या का जो संकेंद्रण है, तो देखिए ब्राजील में जो जनसंख्या का वितरण दिखाया गया है 2010 के हिसाब से दिखाया गया है। ध्यान रखिए, ब्राजील में जो जनसंख्या होती है बच्चों, यस वहां जनसंख्या होती है जैसे 2010, फिर 2020, यस 2030, यानी जो डिकेड जहां पर समाप्त होता है वहां पर जो है वहां जनगणना की जाती है ब्राजील में। जबकि भारत में डिकेड जहां शुरू होता है जैसे 2011, यस फिर 2021, यस इस हिसाब से जनगणना होती है। तो जो आंकड़े उपलब्ध है बच्चों स्क्रीन पर ब्राजील के, ये 2010 के हैं। 1 बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति जो स्केल पर आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा बच्चों यहाँ जो मेथड आपको दिखाई दे रहा है वह डार्ट मेथड, ध्यान रखिए बिंदु पद्धति द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, देखकर स्पष्ट आपको लग रहा है कि जनसंख्या का जो संकेंद्रण है बड़े पैमाने पर, राइट, आपको बच्चों इन क्षेत्रों में आपको अधिक दिखाई दे रहा है। यस, तो ब्राजील के इन क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण आपको सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। वहीं पर इन क्षेत्रों में आप देखिए, बात करें तो आप देखिए इन क्षेत्रों में बिल्कुल विरल, यस इन क्षेत्रों में जनसंख्या आपको विरल अर्थात जनसंख्या बहुत कम दिखाई दे रही है। राइट, तो ये तो हुआ 6.2 अ की बात। जरा आप डेंसिटी की ओर आ जाइए, यानी ब्राजील जनसंख्या घनत्व की ओर बात कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा ये जो पीला कलर आपको दिखाई दे रहा है यानी लाइट येलो, लाइट येलो में जो जनसंख्या आपको दिखाई दे रही है वो 50 व्यक्ति से भी कम व्यक्ति रहते हैं। 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम रहते हैं, जो लाइट येलो आपको दिखाई दे रहा है। राइट, तो इसमें आप देख सकते हैं ये बड़े पैमाने पर आपको क्षेत्र दिखाई दे रही है, जितना सब आपको दिखाई दे रहा है। राइट बच्चों, ध्यान से देखिए, ये पूरा जो अमेज़न नदी का पूरा बेसिन आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ही आपको दिखाई दे रहा है कि जनसंख्या यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो डार्क येलो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जनसंख्या वहां बढ़ती है 51 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और अधिक डार्क की ओर बढ़ते हैं तो 101 से 150। और अगर ब्राउन की बात करें 151 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो डार्क ब्राउन है
और बच्चों जो काले से आपको ब्लैक में दिखाई दे रहा है वहां पर जनसंख्या 300 व्यक्तियों से भी अधिक, 300 व्यक्तियों या 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक दिखाई दे रही है। और बच्चों ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है रियो डी जेनेरो, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये और साओ जो पालो क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण आपको अधिक दिखाई दे रहा है। परीक्षा में पूछा जा सकता है राइट, वो कौन से क्षेत्र है ब्राजील में जहां पर पॉपुलेशन का जो संकेंद्रण है वो या आपको अधिक दिखाई दे रहा है, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं। तो चलिए, किस भाग में जनसंख्या बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है, ये प्रश्न आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं साओ पालो, रियो डी जेनेरो, इस क्षेत्र में आपको जनसंख्या अधिक दिखाई दे रही है। किस भाग में जनसंख्या अत्यंत कम दिखाई दे रही है, जिस बच्चों अगर अत्यंत कम की बात करें तो पूरा अमेजन बेसिन आप देख पा रहे हैं राइट। अमेजन अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ जो इधर जाकर के बहती है, मिलती है राइट, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, आप पूरा ये देख सकते हैं इन क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यंत कम दिखाई दे रही है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे कुछ और प्रश्न राइट। तो अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिए, अभी तक किए गए ब्राजील देश के अध्ययन के आधार पर जनसंख्या के असमान वितरण के लिए कौन कौन से कारक कारणीभूत होंगे, इस पर एक टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों टिप्पणी इस रूप में आप समझ सकते हैं कि ब्राजील में जो जनसंख्या का असमान वितरण आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों है। बच्चों ध्यान रखिए, ब्राजील के उत्तरी हिस्से से यस जो कि इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्राजील के उत्तरी हिस्से से जो इक्वेटर गुजरती है भूमध्य रेखा, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं भूमध्य रेखा पर जो है जिस जो स्थिति बनती है वहां पर प्रतिदिन वर्षा होती है बच्चों। और ऐसे क्षेत्र में जहां पर गर्मी अधिक होती है, टेम्परेचर अधिक होता है, और बच्चों ऐसे में स्वाभाविक है कि मनुष्य कहां पर रहना चाहता है, जहां पर उसे तमाम प्रकार की सुविधाएं हो और उसके लिए अनुकूल जलवायु हो, ऐसे क्षेत्रों में वह निवास करना चाहता है। और यही कारण है बच्चों, आप देख सकते हैं कि उत्तरी क्षेत्र की बात करें ब्राजील में, तो आप देखिए जो है जनसंख्या का संकेंद्रण आपको बहुत कम दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों अगर आप दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो दक्षिण के क्षेत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं, दक्षिण के इन क्षेत्रों पर जब साओ पालो की बात करें या रियो डी जेनेरो की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलावा इन क्षेत्रों में भी आप देखिए तो जनसंख्या का संकेंद्रण तुलनात्मक रूप में अधिक दिखाई दे रहा है। और जो ब्राजीलिया है, जो ब्राजील की राजधानी है, वो ब्लैक से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ भी जनसंख्या का घनत्व 300 व्यक्तियों से भी आपको अधिक दिखाई दे रहा है राइट। तो इन क्षेत्रों में तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों जनसंख्या का जो असमान वितरण है आप देख सकते हैं। आइए बच्चों एक प्रश्न और देखते हैं, उपरोक्त मानचित्र में वितरण दिखाने के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों ने इसकी शुरू में ही चर्चा की थी। यस जो मेथड है, जो जनसंख्या का वितरण दिखाया गया है, यहाँ पर आप देखिए डाट मेथड, यस बच्चों डाट मेथड का उपयोग किया गया है, जिससे कहते हैं हिंदी में बिंदु पद्धति या इंग्लिश में डाट मेथड कहा जाता है। तो चलिए ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है बिल्कुल। आइए बच्चों हम ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। बच्चों एक बार फिर से हम आपको याद दिलाएं, हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो भारत की जनसंख्या अगर हम वर्तमान संदर्भ की बात करें तो वर्तमान में जहां भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है, वहीं ब्राजील की जनसंख्या आज के संदर्भ 2020 में 21 करोड़, आज यानी 6 अक्टूबर 2020 को ब्राजील की जनसंख्या है 21,68,219 राइट। और बच्चों 21 करोड़, जबकि ब्राजील का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का बच्चों 2.74 राइट। ध्यान रखिए, सॉरी जो जनसंख्या है भारत की जो जनसंख्या है बच्चों वो 17.5 यानी 17.5%। तो ध्यान रखना है बच्चों, जहां पर ब्राजील में 21 करोड़ और जबकि बच्चों कुल अगर क्षेत्रफल की बात करें, यस उसके दृष्टिकोण से अगर देखें तो 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से पूरे ब्राजील में निवास करते हैं, जब भारत में बच्चों ये आंकड़ा बढ़कर 464 हो चुका है। हम बच्चों आज के संदर्भ की बात कर रहे हैं। यस इसके पहले हमने अध्ययन किया था बच्चों, अगर 2011 के हिसाब से देखें तो हमने देखा था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राइट। तो बच्चों परीक्षा में पूछा जाएगा तो 2011 के हिसाब से आपको लिखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की बात करें। वहीं बच्चों अगर हम ब्राजील की बात करें राइट, तो ब्राजील में आपको ध्यान रखना है 2010 की जनगणना के अनुसार
जो वहां की जनसंख्या थी वो 19 करोड़, राइट। तो परीक्षा में तो आपको इसी हिसाब से लिखना है। जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हम केवल इसकी चर्चा कर रहे हैं, बट परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रखिए बच्चों। तो आपको जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से ही लिखना है। तो 2010 के अनुसार ब्राजील की जनसंख्या 19 करोड़ और ब्राजील विश्व में 5वें स्थान पर, राइट। ध्यान रखिए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत दूसरे क्रमांक पर है, वही ब्राजील जो है 5वें क्रमांक पर है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, राइट। और हमने क्षेत्रफल की बात की, यानी जो कुल जनसंख्या है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ब्राजील में 2.74 है, यस। और अगर 2011 के हिसाब से देखते हैं तो 2.78, यस। और ब्राजील में 23 व्यक्ति 23, ब्राजील में बच्चों केवल 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से लोग रहते हैं, जबकि भारत में कितना 382, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में 382 लोग जहां रहते हैं, वहीं ब्राजील में केवल 23 व्यक्ति रहते हैं। और बच्चों ध्यान रखिए कि भारत के क्षेत्रफल से जो ब्राजील का क्षेत्रफल है वो कहीं अधिक है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह देश विश्व में 5वें क्रमांक पर है और पृथ्वी के भूभाग का 5.6% भाग जो है इसके पास है, यस। ध्यान रखिए। और बच्चों हमने बात की थी जहां पर भारत के संदर्भ में आपने देखा था केवल 2.41% का क्षेत्र भारत के पास है, और जबकि जनसंख्या 17.5% रहती है। तो ये जो अंतर है, ये अंतर काफी अंतर आपको दिखाई देगा, जिस बच्चों। तो ब्राजील की हम बात कर रहे हैं, तो कि ब्राजील में आपने देखा कि जो जनसंख्या का वितरण आपको दिखाई दे रहा है वो असमान दिखाई दे रहा है, हमने देखा। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी देखा कि इस विश्व में 5वें क्रमांक पर है और पृथ्वी के भूभाग पर 5.6% भाग ब्राजील द्वारा व्याप्त है, इसकी हमने चर्चा की, राइट बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने ये भी चर्चा की बच्चों कि ब्राजील में जो अगर ब्राजील की राजधानी की ब्राजीलिया जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आपको फिर से हम पॉइंट आउट करें, जहाँ अगर महानगरों की बात करते हैं, इस दो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण आप देखिए, जिस आपको अधिक दिखाई देगा। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें। तो हम समझने का प्रयास करें कि विश्व की कुल केवल 2.78% जनसंख्या ही इस देश में रहती है। ब्राजील में विश्व की केवल 2.78%, 2.78% जनसंख्या इस देश में रहती है, जबकि भारत में कितना, भारत में 17.5%। ध्यान रखिए, भारत में विश्व की 17.5% आबादी यानी जनसंख्या है। तो हम बच्चों तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, भारत और ब्राजील जो कि दोनों ही विकासशील देश हैं। तो ये तुलनात्मक अध्ययन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों तुलनात्मक अध्ययन परीक्षा में पूछा जाएगा। तो बच्चों इसीलिए इस देश में जनसंख्या का घनत्व, औसत जो घनत्व है वो है 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी ब्राजील में 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, हम पार्ट 1 यहाँ पूरा कर रहे हैं। पार्ट 2 में जब हम आएंगे तो बच्चों जनसंख्या का जो अगला हिस्सा है, जैसे जनसंख्या की संरचना के संदर्भ में हम देखेंगे, अगले पार्ट में हम आएंगे। और इसके बाद हम जनसंख्या की वृद्धि की दर भारत और ब्राजील, ये बच्चों हम अगले पार्ट में इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद लिटरेसी हम भी देखेंगे, अगली पार्ट 2 में हम आएंगे। तो साक्षरता का प्रमाण भारत और ब्राजील में कि इसकी क्या स्थिति है, इसको हम विस्तार से पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो चलिए पार्ट 1 में हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं आज जो हमने अध्ययन किया। तो चलिए स्क्रीन पर आपके सामने एक कथन है, जरा ध्यान से देखिए। यदि किसी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु जनसंख्या एवं उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होते हैं, तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, किसी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु जनसंख्या एवं उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होते हैं, तो क्या ये कथन सत्य है? इस बच्चों याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ गया होगा। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए कथन और देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर कथन सत्य है तो ठीक है, अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। ध्यान से देखिए, भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में 121 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में 121 करोड़ थी, तो क्या यह कथन सत्य है? आपको याद आ क्या होगा? यस बच्चों, तो टैली करिए उत्तर।
यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। भारत की जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ थी। आइए ध्यान से देखिए आगे। तो कथन ध्यान से देखिए, अगर कथन सत्य है तो ठीक है, अगर असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। जनगणना 2010 के अनुसार लगभग 19 करोड़ जनसंख्या वाला ब्राजील विश्व में 5वें स्थान पर है। याद कीजिए बच्चों, जैसा हमने चर्चा किया था कि ब्राजील में जो जनगणना होती है वो डिकेड के लास्ट में होती है। यस, तो जैसे 2010, 2020, यस, और भारत में जो जनगणना होती है डिकेड के दशक के शुरुआत में होती है। तो देखिए 2010 के अनुसार 19 करोड़ वाला जनसंख्या ब्राजील विश्व में 5वें क्रमांक पर है। बच्चों आपको याद होगा हमने इसकी चर्चा की थी। यस, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। ब्राजील 5वें क्रमांक पर है विश्व में जनसंख्या के हिसाब से, और भारत दूसरे क्रमांक है। पहले क्रमांक पर चीन है। राइट, ध्यान रखिए। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कथन और देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? अगर कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना है। ब्राजील में जनसंख्या का घनत्व यस औसतन 233 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बच्चों याद कीजिए, मुझे लगता है कि आपको याद आ गया होगा। 233 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्या ये कथन सत्य है? आपको याद आ गया होगा कि ब्राजील में जनसंख्या का औसत घनत्व दिया है 233 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राइट, तो याद कीजिए 233 व्यक्ति, आपको याद आ गया होगा। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये कथन असत्य है। तो बच्चों इसे सत्य करना पड़ेगा। तो आप याद कीजिए बच्चों, हमने इसकी चर्चा की थी। यस, 233 नहीं बल्कि 23 व्यक्ति। राइट, तो चलिए सही कर लीजिए। सत्य कथन करके रखेंगे कैसे? ब्राजील में जनसंख्या का घनत्व औसतन 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यस बच्चों, तो इस तरह से जो कथन असत्य है उसे सत्य करके लिखना है। तो सत्य कथन क्या हो गया? ब्राजील में जनसंख्या का घनत्व औसतन 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यस बच्चों, तो आप बच्चों खूब मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। पार्ट 2 में आएंगे तो और जानकारियां हम ब्राजील और भारत के संदर्भ में, पॉपुलेशन के संदर्भ में देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। खूब अपने आप को स्वस्थ रखिए, हाथ धोते रहिए, ध्यान रखिए, और बच्चों लगातार निरंतर पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिए। लेकिन बच्चों स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजग रखिए, ध्यान रखिए। ओके बच्चों, राइट। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।